हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 2 चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का लास्ट टॉपिक विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड एक्ट्स एंड इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट लाइक UNCRPD। तो ये टॉपिक क्या हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और लॉन्गेस्ट टॉपिक भी है। इसमें हम पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में, हम उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जानेंगे, प्रोविजंस के बारे में, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, एक्ट्स, उसके इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिना देरी करते हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अपील किया था कि हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए यूनिफॉर्मली, कि चाहे वो हेल्दी हो, डिसेबल्ड हो, किसी भी तरह, तो सभी के लिए इक्वल रूल्स बनाए थे। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द डिसेबिलिटी हैव बीन गारंटेड द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, कि अब इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिसेबल्ड लोगों के वो गारंटी प्रोवाइड की थी कि उन्हें फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। जैसे कि उनमें क्या था फंडामेंटल राइट्स में? ए राइट ऑफ जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी। तो ये सारे जो बेसिक एक राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो सारे क्या डिसेबल्ड लोगों को भी मिलेंगे। उस चीज़ की क्या की थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी थी कि उन्हें जस्टिस का राइट देंगे, उन्हें सोचने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, फेथ का, बिलीफ का, वर्कशिप का उन्हें फ्री राइट मिलेगा, उनके खुद के स्टेटस की इक्वलिटी सबके बराबर होगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, प्रमोशंस मिलेंगे। ये सब क्या था एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो अब इसमें कुछ आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो आर्टिकल 15(1) एंजॉयज ऑन द गवर्नमेंट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि इसमें आर्टिकल 15(1) में क्या कहा था कि किसी भी तरह का हमारे इंडिया के सिटीजन जितने भी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे कोई रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस में, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी तरीके से नहीं होगा। आर्टिकल 15(2) इसमें कहा गया 15(2) में कि इसमें कहा कि कोई भी सिटीजन, चाहे वो किसी भी तरह का डिसेबिलिटी हो, उसको शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लिबर्टी रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी कंडीशन, कि उसे किसी भी तरीके से क्या अलग नहीं किया जाएगा। डिसेबिलिटी हो चाहे उसे लिबर्टी रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरह से अलग नहीं किया जाएगा। देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट टू एन ऑफिस अंडर द स्टेट। अब इसमें कहा कि इक्वलिटी मिलेगी उन सभी सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटीज़ में, चाहे वो किसी ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट की ही क्यों ना हो, उससे रिलेट भी किसी भी स्टेट के अंदर। नो पर्सन इंक्लूडिंग द डिसेबल्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज बिलोंगिंगनेस कैन बी ट्रीटेड एज अनटचेबल। कोई भी पर्सन, चाहे वो डिसेबल्ड ही क्यों ना, वो अनटचेबल की जो भावनाएं हैं वो ट्रीट नहीं करेगा। वो एक ऑफेंसिव पनिशेबल होगा, उसे ऑफेंसिव माना जाएगा, उसे पनिश भी प्रोवाइड की जाएगी। ये किसमें था? आर्टिकल 17 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे देखें आर्टिकल्स में, तो एवरी पर्सन इंक्लूडिंग द डिसेबल्ड हैज़ हिज लाइफ एंड लिबर्टी गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 में कहा था कि हर एक पर्सन, चाहे वो डिसेबल्ड हो, उसकी खुद की लाइफ होगी, लिबर्टी होगी। ये हमारे आर्टिकल 1 में बोला गया था। आर्टिकल 24 में प्रोहिबिट, इसमें कहा था कि बच्चों की एम्प्लॉयमेंट, कि जो छोटे बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 14, वो किसी भी फैक्ट्री में, माइन में या किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चे हो या वो अनडिसेबल्ड हो। कोई भी जो 14 से एज बिलो है बच्चे की, वो काम नहीं करेगा। आर्टिकल 25 में कहा था कि हर एक सिटीज़न, चाहे वो डिसेबल्ड हो, डिसेबिलिटी को भी इंक्लूड किया गया था, उसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड होगा, कि उसके पास राइट होगा कि उसके रिलीजन को चूज़ करने का, उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग वर्कशिप वगैरह करने का उसको राइट होगा। नो डिसेबल्ड पर्सन कैन बी कंपाइल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, कि कोई भी डिसेबल्ड पर्सन को ये नहीं कंपेल करके उसे टैक्स वगैरह पे करवाएं, या प्रमोशन के लिए या फिर अपने धर्म को मेंटेन रखने के लिए उसको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। No disabled person will be deprived of the right to the language, script or culture which he has or to which he belongs. कोई भी डिसेबल्ड पर्सन को उसके हक, चाहे वो किसी भाषा, स्क्रिप्ट का हो, कल्चर का हो, जिससे वो बिलोंग करते हैं, जिससे वो है, उसे दबाया नहीं जाएगा। एवरी डिसेबल्ड पर्सन कैन मूव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
to enforce his fundamental rights and rights to move the Supreme Court is granted by आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तक हर कोई डिसेबल पर्सन जा सकता है अगर उसकी फंडामेंटल जो राइट्स है उसे ना मिले तो। Every disabled person on attained of 18 years of age of become eligible for inclusion of his name in the general electoral for the terrestrial constituency to which he belong। तो हर एक डिसेबल्ड पर्सन जो 18 साल का हो चुका है उसे हमें क्या करना होगा, उसे जनरल इलेक्टोरल रोल में एनरोल कराना होगा ताकि वो वोट दे सके जिस भी वो टेरिस्ट्रियल से बिलोंग करता है। अब ये थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस थे। अब बात करें हम पॉलिसीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कि जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ थी, अगर हम उनकी बात करेंगे। नेशनल पॉलिसी रिकॉग्नाइज दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी आर वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द कंट्री एंड सीक्स टू क्रिएट एन environment that provides them equal opportunities, protection of their rights and full participation in the society। तो नेशनल पॉलिसीज़ ने पहचाना है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज हमारी कंट्री के लिए, तो उनके लिए भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया जहाँ पे उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन हो और वो फुली सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस पॉलिसी का फोकस क्या था? फर्स्ट था इनका फोकस प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ कि डिसेबिलिटी से बचाया जाए कि सिंस डिसेबिलिटी इन ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस इज प्रिवेंटेबल देयर विल बी स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन द प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। कि ये कहा था कि जो डिसेबिलिटीज़ के साथ तो एक डिसेबिलिटी में ये है कि ज़्यादातर जो नंबर ऑफ केसेस है वो प्रिवेंटेबल है, हम उन्हें रोक सकते हैं। तो फोकस हमारा उस पर हुआ कि वो डिसेबिलिटी लो बच्चों को या जो भी ह्यूमन बींग उन्हें हो ही ना, तो उसके प्रिवेंशन पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। Programs for prevention of diseases which result in disability and the creation of awareness regarding measures to be taken for prevention of disability during the period of pregnancy and thereafter will be intensified and their coverage expanded। अब इसमें क्या था कि उन्होंने प्रोग्राम्स बनाए जो इन डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि जो अगर बीमारी हो जिसके बाद डिसेबिलिटी हो रही तो वो प्रोग्राम्स को क्रिएट किया ताकि अवेयरनेस फैले कि वो प्रिवेंशन हम पहले ही करें कि प्रेगनेंसी के टाइम से जो पहले ही उसके बीच में जो क्या होता है मोस्टली हमारी डिसेबिलिटी होती है तो वहीं पर क्या वो डिसेबिलिटी रुक जाए, तो उसके लिए प्रोग्राम्स अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए। दूसरा इन्होंने क्या किया, रिहेबिलिटेशन मेजर्स, इन्होंने रिहेबिलिटेशन मेजर्स करे। अब रिहेबिलिटेशन मेजर्स को भी 3 ग्रुप्स में बांट दिया। पहला फिजिकल रिहेबिलिटेशन, यहाँ पे क्या होता है जो अर्ली जितनी भी जो फिजिकली डिसेबिलिटी है उसकी अर्ली डिटेक्टेशन हो जाती है और इंटरवेंशन होता है, फिर इसके अकॉर्डिंग उसे काउंसलिंग और मेडिकल रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है, फिर उसे असिस्टिव डिवाइस भी प्रोवाइड किया जाता है और साथ में रिहेबिलिटेशन के जितने प्रोफेशनल्स हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है। दूसरा किसमें क्लासीफाई किया गया इन्होंने, एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो वो क्या होगा, पहले फिजिकल रिहेबिलिटेशन किया, फिर उनकी एजुकेशन के बारे में सोचा। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 में 51% ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी आर क्या थे, इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो वहाँ फिर उन्हें सोचा कि वहाँ पे भी एक जनरल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू, तो वहाँ पे ज़रूरत लगी। तो जबकि क्या गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया जो क्या था 8 इयर्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग हर एक बच्चे के लिए, मतलब एज ग्रुप 6 to 14 तक क्या था कि बच्चों को पढ़ाया जाने का गोल था कि 6 से 14 साल के बच्चों को 2010 तक क्या गया लिटरेट कर दिया जाए, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी क्यों ना हो। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन द एज ग्रुप 15 to 18, 15 से 18 तक बच्चे जो थे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी उनकी भी एजुकेशन को फ्री कर दिया गया। कौन सी स्कीम के अंडर, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम के अंदर ही। फिर तीसरा आता है इसमें क्वालिफिकेशन क्या था, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन। तो इकोनॉमिकली क्या बच्चे अर्न कर सकते थे, अभी देख लिया उसके फिजिकली इसको क्या चाहिए होगा, फिर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो अर्न कैसे करता है। तो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में क्या करा, 3% रिजर्वेशन करा दी उनके लिए, उनके प्राइवेट सेक्टर में उन्हें इक्वल पे किया जाएगा और या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते, खुद का बिजनेस या खुद का कोई स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या हुआ जो हमारे बैंक्स हो गए या फिर वो उससे वहाँ से लोन लेके अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकता है। थर्ड किस चीज़ पे फोकस था उनका, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, जो वुमेन डिसेबिलिटी के साथ थी। तो 2001 में 51% लोग थे जो इलिटरेट थे और 93 लाख
वुमेन्स थी जो डिसेबिलिटी के साथ थी, जिसमें से 42.46% क्या थी, टोटल डिसेबल्ड पर्सन की ये पार्ट थी। कि मान लो अगर 100% में से 42%, अराउंड 43% क्या थी, हमारे डिसेबल्ड वुमेन थी। और उन्हें क्या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी ताकि उनका कोई एक्सप्लोटेशन ना हो या अब्यूज़ ना हो। तो वहाँ पे क्या किया, कई सारे स्पेशल प्रोग्राम्स को डेवलप कराया, एजुकेशन के, एम्प्लॉयमेंट के, और उन्हें प्रोवाइड कराई गई वो हैबिलेशन सर्विसेज वुमेन्स को, ताकि वो क्या कर सकें, उन्हें पार्टिसिपेट करके अपने आप को डेवलप करा सके। गवर्नमेंट ने उनको क्या क्या एनकरेज किया कि वो क्या प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो जहाँ पे वुमेन विद डिसेबिलिटी क्या खुद को रिप्रेजेंट कर सके, और 25% क्या मिलेगा, उनका टोटल बेनिफिट जितना भी होगा उसका 25% उन वुमेन्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिससे क्या होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी क्या होगा, वुमेन विद डिसेबिलिटी को मिलेगा। चौथा, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी पे फोकस था कि वो बच्चे जो डिसेबिलिटी के साथ है, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया, उन्हें राइट टू केयर, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी ये मिला, उन्हें राइट प्रोवाइड किया कि उनके ध्यान रखा जाए, उनका प्रोटेक्शन हो, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। उन्होंने क्या किया, ये इंश्योर कराया। दूसरे, उन्होंने इंश्योर कराया राइट टू डेवलपमेंट विद डिग्निटी एंड इक्वलिटी, क्रिएटिंग एन एनेबलिंग इन्वायरमेंट। उन्होंने एक राइट दिया उन्हें कि वो डिग्निटी के साथ डेवलप होंगे, इक्वलिटी मिलेगी उन्हें हर एक चीज़ में, ताकि उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट भी क्रिएट करवाया। थर्ड, उन्होंने इंश्योर कराया इंक्लूजन को, इफेक्टिव एक्सेस दी उन्हें एजुकेशन की, हेल्थ की, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई। फोर्थली, उन्होंने क्या किया, उन्हें एक और राइट दिया, राइट टू डेवलपमेंट एज वेल एज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड, कि खुद का डेवलपमेंट कराया और जो उनकी स्पेशल नीड है उसको भी रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्होंने इंश्योर कराया। तो ये किसके अंदर इंक्लूड हुआ, हमारा चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के अंदर आया। फिफ्थ क्या था उनका फोकस, इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कि जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो इशू कराया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाइड किया कि अगर उसके लिए उन्हें जो भी नोटिफिकेशन उन्हें चाहिए होगी, तो उसके लिए क्या होगा, पहले डिसेबिलिटी का इवैल्यूएशन कराया, फिर इसका प्रोसीजर होता कि पहले चेक करते कि हाँ उसे डिसेबिलिटी है या नहीं है, और फिर उसके बाद जाके क्या सर्टिफिकेट का प्रोविजन स्टार्ट होता है। द गवर्नमेंट विल एंश्योर दैट द पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑब्टेन द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स विदाउट एनी डिफिकल्टी इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम बाय एडॉप्शन ऑफ सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड क्लाइंट फ्रेंडली प्रोसीजर। गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि जो पर्सन में डिसेबिलिटी है उन्हें क्या इजीली जो उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड हो जाए, बिना किसी डिफ़िकल्टी के, छोटे से टाइम में कोई छोटा सा सिंपल सा ट्रांसपेरेंट मेथड यूज़ किया। और साथ में जो क्रिएट थे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे जो बनाते थे सर्टिफिकेट, उन्हें भी क्या था, उनका फ्रेंडली नेचर रखा ताकि उन्हें कोई वहाँ पे दिक्कत फेस ना करनी पड़े। अब बात आती है प्रोग्राम्स की। तो प्रोग्राम्स क्या बनाए गए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए, तो उनके लिए क्या गया, बीइंग अवेयर ऑफ दिस प्रोग्राम्स विल हेल्प यू टू मेक श्योर योर चिल्ड्रन इज इंक्लूडेड इन द मैग बेनिफिशियल सर्विसेज अवेलेबल, मैनी बेनिफिशियल सर्विसेज अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या, अगर ये सारे प्रोग्राम्स के बारे में पता होगा, तो अगर बच्चा चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी का है आपका या आपके आस पड़ोस में, तो वो क्या करेगा, ये सारी सर्विसेज के बारे में पता लगा के उनका फ़ायदा उठा सकता है। जैसे कि वो एडमिशन ले सकता है पब्लिक या प्राइवेट स्कूल के अंदर, DOD की स्पेशल नीड पेरेंट टूल किट मिलेगी उसे, ऑटिज़म सोसाइटी प्रोवाइड होगी, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिसऑर्डर, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। उन्हें स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके वो अपना स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। ओपनिंग डोर प्रोग्राम में भी क्या कर सकते हैं, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ इंश्योरेंस काउंसलिंग एडवोकेसी प्रोग्राम, कंज्यूमर हेल्थ सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड एडवोकेसी, सेंटर फॉर एमर्जिंग लीडरशिप, पार्टनर्स इन पॉलिसी मेकिंग, 3E लव, टीम फॉर एडवोकेट्स फॉर स्पेशल नीड्स। तो ये सारे क्या थे, प्रोग्राम्स है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के, जिनके अलग अलग रोल्स, अलग अलग बेनिफिट होता है एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए, ताकि वो इन चीज़ों का यूज़ करके उनका बेनिफिट उठा सके अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अब बात करते हैं लीगल एक्ट्स कि कौन कौन से लीगल एक्ट्स बनाए गए चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। The Person with Disabilities Act 1995 had come into force on 7 Feb 1996। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक्ट था वो 1995 में बना था, लेकिन वो लागू हुआ था 7 Feb 1996 में। अब उसका सिग्निफिकेंट स्टेप था ताकि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले,
चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, उनको क्या हो, फुल पार्टिसिपेशन मिले हमारी नेशन बिल्डिंग के अंदर। ये एक्ट क्या करता है, दोनों तरीके से था, वो प्रिवेंटिव और प्रमोशनल एक्सेप्ट में उन्हें डिसेबिलिटी होने से बचाता भी था, अगर उन्हें है तो उन्हें कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ें डेवलप करा सकते हैं, उस एक्सेप्ट में भी ये एक्ट था। अब इस एक्ट के कुछ मेन प्रोविजन थे, वो क्या करते थे, प्रिवेंशन कराते थे डिसेबिलिटी की, उसकी पहले अर्ली डिटेक्टेशन हो जाती थी, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, अफर्मेटिव एक्शंस लेना, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर को एनफोर्स करना, और साथ में रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट में भी ये क्या करता था, मदद करता था। मतलब कि हर एक तरीके से चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की मदद ये करता था। तो अब इसके बाद कौन सा एक्ट आया हमारा, द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में एक एक्ट आया था, मेंटल हेल्थ एक्ट। इसमें क्या था, जो मेंटल इल पीपल थे उनके लिए था, उनके लिए कई सारे रूल्स या राइट्स बनाए गए थे। जैसे एक पहला राइट क्या था, ए राइट टू बी एडमिटेड ट्रीटेड एंड केयर इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, जिनके पास राइट था कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया जा सकता है, उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे उनकी केयर की जाएगी। इवन मेंटली इल प्रिजनर्स एंड माइनर्स हैव द राइट ऑफ ट्रीटमेंट इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल ऑफ गवर्नमेंट का जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे चाहे कोई प्रिजनर ही क्यों ना मेंटली इल हो या कोई माइनर हो, उसका भी ट्रीटमेंट होने का उनके पास हक है। माइनर्स अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, जो माइनर्स है जिनकी एज 16 साल से नीचे हैं, पर्सन एडिक्टेड टू अल्कोहल या अदर ड्रग्स में ये एडिक्ट है, तो उनका क्या होगा, एक सेपरेट साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिशन होगा, ट्रीटमेंट करा जाएगा और उनका ध्यान रखा जाएगा। मेंटल इल पर्सन्स हैव द राइट टू गेट रेगुलेटेड, डायरेक्टेड एंड कोऑर्डिनेटेड मेंटल हेल्थ सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब मेंटल इल पर्सन के पास एक राइट होता है कि वो गवर्नमेंट से क्या कर सकता है, अपनी रेगुलर बेसिस की जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज है वो मिलेगी, उनका डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा और ये कोऑर्डिनेट करेगा। सो ये क्या था, मेंटल हेल्थ एक्ट। इसमें मेंटली लोगों के लिए क्या कराया था, इस एक्ट में कई सारे राइट्स प्रोवाइड कराए गए थे। तीसरा एक्ट आता है द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल जो था इंडिया का एक्ट, उसमें क्या था, उसमें भी कई सारे प्रोविजंस गारंटी प्रोवाइड की। जैसे कि यहाँ पे बोला गया था, उन्हें गारंटी प्रोवाइड की कि उन्हें एक राइट मिलेगा टू बी सर्व्ड बाय द ट्रेन एंड क्वालिफाइड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हुज नेम आर बोर्न टू रजिस्टर ऑन मेंटेन बाय द काउंसिल, कि काउंसिल के पास जो प्रोफेशनल रिहेबिलिटेशन के जितने प्रोफेशनल्स होते थे उनके द्वारा ट्रीटमेंट कराने का। साथ में टू मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। यूनिवर्सिटी इन इंडिया से क्या होगा, रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग की मिनिमम एटलीस्ट उसकी वहाँ से तो मिनिमम एजुकेशन क्या इन्हें लेनी ज़रूरी है, और साथ में उन्हें मेंटेन रखना। टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स बाय रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, कि रिहेबिलिटेशन के जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे प्रोफेशनल कंडक्ट, उनके एथिक्स को कंडक्ट और एथिक्स को मेंटेन रखेंगे, ताकि क्या कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन की कोई उन्हें पेनल्टी ना देनी पड़े, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट एक्ट, द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल प्लाजिया, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999। ये वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है, तो हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट अराउंड जितनी वीडियो का ये कुछ अराउंड 19 मिनट्स की वीडियो बनेगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ 15 मिनट्स की वीडियो होगी और जिसमें कवर अप हो जाएगा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे।